हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने अपनी हिंदी की फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हमारी सेकंड क्लास है। आज हम अपनी क्लास की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपने चैनल पे नए आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड चैनल को शेयर कर दें ताकि मोटिवेशन बना रहे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे त्रिभाषा सूत्र। जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी हिंदी के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा टोटल सिलेबस है वो इसी पे बेस होता है। अगर ये ना हो तो सिलेबस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदी का सिलेबस हो चाहे इंग्लिश का सिलेबस हो, वो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत ही आता है। अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं पहले भी कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। कोई भी अगर परेशानी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चीज़ें ना समझ में आ रही हैं तो मैं दोबारा क्लासेस ले लूँगी। और नोट डाउन आप करने वाली बात यह है कि ये जो मैं नोट्स आपको बता रही हूँ, मैं क्लासेस जो ले रही हूँ, इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इसी में से आप पास हो जाएंगे। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, ये जितने भी सोर्स हैं सबका निचोड़ है। क्यों? अगर आप कुछ भी आप उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, एससीईआरटी उठा लो, चाहे मॉडल पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, आपको मेरे नोट्स में से ही आंसर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज मैं आपको अपनी फिंगर के थ्रू ही पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी है जो कि मुझे पेंसिल और पेन यूज़ करने नहीं दे रहा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। इसमें क्या है, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा जो होती है मातृभाषा यानी कि घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि जो उनकी मदर लैंग्वेज है, जो उनकी मदर टंग है, उसी में वो अपनी प्राथमिक शिक्षाएं कंप्लीट करें और 10वीं होने तक 2 और नई भाषाएं वो सीख सकते हैं। तो हो गया ना थर्ड। लेकिन जो तीसरी भाषा क्या होती है इसमें, वो होती है ऑप्शनल। तीसरी भाषा अगर होती है वो ऑप्शनल होती है, तो वो जैसे हमने इंग्लिश ले ली, तो इंग्लिश क्या है, वो एक विदेशी भाषा में आ जाती है। इंग्लिश जो होती है हमारी इंडियन लैंग्वेज में नहीं आती। वो एक तरह से एक कहते हैं ना कोऑर्डिनेट करने वाला लैंग्वेज हो गया, उस टाइप का है। बट वो एक विदेशी लैंग्वेज है इंग्लिश जो है। हिंदी हमारी प्राथमिक लैंग्वेज भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो एक राजभाषा है और हमारी जो मदर टंग होती है, जो क्षेत्रीय कहते हैं ना 10 किलोमीटर के अंतराल में ही भाषाएं चेंज हो जाती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है, जो बच्चों की मातृ लैंग्वेज है जो वो बोल रहे हैं उसी में उनको पढ़ाया जाए और सिखाया जाए। तो ये चीज आती है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं उसमें क्या क्या आता है। तो इसे प्रथम भाषा जिसे क्या कहा जाता है, सहजात। कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर लो। क्यों? क्योंकि सहजात लिखा आ जाएगा एग्जाम में तो ये कहेंगे कि सहजात तो क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन क्या, सहजात को ही प्रथम भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम भाषा। त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा क्या है? सहजात या प्रथम भाषा, जो मातृभाषा ये क्षेत्रीय भाषा में होती है। देखिए कितने 4 नाम हो गए इसके। पहला हो गया सहजात, दूसरा हो गया प्रथम भाषा और तीसरा हो गया मातृभाषा, चौथा हो गया क्षेत्रीय भाषा। कुल मिला के ये सारी चीजें क्या है, एक ही चीज है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाले कुछ नहीं है। मैं बता रही हूँ, अगर आपने मेरे नोट्स तैयार कर लिए तो हो सकता है आपके जो 30 नंबर का पेपर आता है उसमें से 29 मार्क्स आप गेन कर लें। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दूसरी भाषा क्या है? दूसरी भाषा है संघ की राजभाषा। मैंने कहा ना, हमारी जो हिंदी है वो हमारी मातृभाषा नहीं है, वो हमारी क्या है, राजभाषा है। संघ की राजभाषा या संघ की सहयोगी राजभाषा, कहते हैं ना कोऑर्डिनेट करने वाला लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश है। ये हो गई दूसरी भाषा। ठीक है, और तीसरी भाषा क्या है, आधुनिक भारतीय भाषा। तीसरी भाषा में क्या आता है? दूसरी भाषा तो हमें पता चल गई राजभाषा। राजभाषा में हिंदी और इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश क्या विदेशी है, जो कि सहयोगी भाषा है किसकी, हिंदी की। तीसरी भाषा आ गई आधुनिक भारतीय भाषाएं या एक विदेशी भाषा, जो ऊपर कहने का मतलब है जो हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है, क्या है, बहुत तरह की लैंग्वेज है, जैसे बंगला हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गया, मराठी, पंजाबी, तमिल, बहुत तरह की लैंग्वेजेस हैं। उनको उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए तीसरी भाषा में। कोई फॉरेन लैंग्वेज जो होगी वो तीसरी भाषा के रूप में होगी यहाँ पे। ठीक है,
शास्त्रीय भाषा, जो हमारी शास्त्रीय भाषा जैसे हमारी संस्कृत हो गई, तो वो वैकल्पिक तौर पे होती हैं, जो विकल्प के तौर पे होती हैं, यह ना वैकल्पिक भाषा के अध्ययन के रूप में होता है। तो तीसरी भाषा हमारी क्या हो गई, जो विदेशी भाषा, जो फॉरेन लैंग्वेज हो गई, जो हमारी इसमें भारतीय भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। हिंदी की जगह तो आप ये बंगला, उर्दू, तेलुगु, मराठी, तो वो कुछ भी आप पढ़ सकते हो। फिर उसके साथ आप कोऑर्डिनेट करने के लिए इंग्लिश ले सकते हो, लेकिन तीसरी भाषा कुछ भी हमारी विदेशी भाषा होगी। ओके। त्रिभाषा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। त्रिभाषा सूत्र का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, बहुभाषावाद है और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना है। ओके। बहुभाषावाद का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो बहुत तरह की जो भाषाओं को हम प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हमारे सबको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ऑफिशियली तो हैं, ठीक है, कुछ 26 के अप्रॉक्स, लेकिन जो हमारी और भी जो क्षेत्रीय भाषा होती हैं उनको मतलब इतना ऑफिशियली उनको घोषित नहीं किया गया, इसलिए गवर्नमेंट ने प्राथमिक स्तर पे उसको उस तरह से पढ़ाने का निर्णय लिया है। ठीक है। त्रिभाषा में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन होता है जो वैकल्पिक रूप में होता है, ये नोट कर लेना। शास्त्रीय भाषा क्या होता है, जो ऑप्शनल तौर पे हम ले सकते हैं। बहुभाषावाद क्या होता है, बहुभाषावाद क्या होता है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, बहुभाषावाद। उससे नाम से ही पता लग रहा है कि क्या होता है, लेकिन एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग करना ही बहुभाषावाद होता है। लेकिन इसके साथ कंपलसरी क्या है, हमारा मातृभाषा, हमारी जो मदर टंग है, जो बच्चा जो कंटिन्यू बोलता आ रहा है, तो वो उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, इंक्लूड। तो मातृभाषा प्लस अन्य भाषा, कोई सी भी भाषा होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। ठीक है। शिक्षार्थियों को सामग्री से परिचित करवाने के लिए उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ना। समझ गए क्यों? क्योंकि जो बच्चा है, जब हम उसे प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं या अपर प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं, तो उनको एग्जाम्पल क्या देते हैं, तो उनको एग्जाम्पल देते हैं हम अपने दैनिक जीवन का। क्यों? क्योंकि वो उनको इजीली अगर हम बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ के अगर पढ़ाते हैं तो उनको इजीली चीजें समझ में आ जाती हैं। अगर उनको हम कुछ अदर एग्जाम्पल देंगे तो उन्हें इजीली समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके माइंड में है, तो वो उनको आसानी से इसलिए समझ में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने देखा है, उनसे एक्सपीरियंस लिया है, अगर हम उनके एग्जाम्पल उनको देते हैं तो उनको इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके। अधिगम प्रतिफल या दक्षता मापन, बिल्कुल ये सेम थिंग होता है, इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अधिगम प्रतिफल और दक्षता मापन से बहुत से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसके मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको नोट कर लेना है, जो इनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि अधिगम प्रतिफल क्या होता है या दक्षता मापन क्या होता है, इनका यूजेस कहाँ होता है, दक्षता मापन या अधिगम प्रतिफल किससे रिलेटेड है, तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो आपको मैं ये 4-5 लाइनें बता दूंगी, आप बिल्कुल उसमें से देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये आता जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है ये कक्षावार तथा विषयवार है। क्यों? क्योंकि अधिगम प्रतिफल होता क्या, अधिगम का मतलब होता है सीखना, प्रतिफल का मतलब होता है रिजल्ट से, जो कक्षा से हमारे रिलेटेड होता है। ओके फ्रेंड्स। दूसरा हो गया हमारा विषयवार, जो हमारा रिजल्ट आएगा, जिसका हम पेपर देंगे जिस सब्जेक्ट के बारे में, तो उससे रिलेटेड है, कक्षावार तथा विषयवार हो गया। सेकंड पॉइंट है आदर्श स्थिति में अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों से मेल खाते हैं। अधिगम उद्देश्य, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम कुछ भी सीख रहे हैं, तो हमारे सीखने का क्या उद्देश्य है, तो उससे क्या होता है, वो मेल खाता है। अधिगम प्रतिफल सही दिशा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद करते हैं। सही बात है, हम भाई सीख क्यों रहे हैं, ताकि हम उससे कुछ चीज सीख सकें। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, एक टाइम लगता है। जब हम किसी कक्षा में एडमिशन लेते हैं या किसी बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, तो एटलीस्ट 1 ईयर का तो होता है एक सेशन, तब उसके बाद वो क्या होता है, एग्जाम होता है, देन रिजल्ट आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, दीर्घकालीन प्रक्रिया हो गई। तो 5वां पॉइंट क्या है, जो अंतिम पॉइंट है, वो है अधिगम प्रतिफल एक प्रकार का जांच बिंदु है, जो गुणात्मक व मात्रात्मक रूप से मापे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अधिगम प्रतिफल या दक्षता मापन, इससे पता लग रहा है, दक्षता मापन मतलब हम किसी चीज को देख रहे हैं कि उसमें क्या क्वालिटी है, वो उसमें क्या, उसकी क्या मतलब क्या गुणवत्ता है, उसके मतलब वो उसने पूरे साल जो पढ़ाई की उसका रिजल्ट क्या है, तो वो हमें देखना है। ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगी, बिल्कुल फालतू चीजें बकवास नहीं करनी है क्लास में।
और आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आइए चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से चैनल पे बने रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स, बाय बाय।